नमस्कार दोस्तों साथियों। मैं विजय कुमार पौडेल, मेरा नाम विजय कुमार पौडेल है। मैं नेपाल से हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भारत के बनारस में वाराणसी में हुई है। मैं वहाँ के जनजीवन से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। भारत के दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे, मुंबई आजकल बोला जाता है, वहाँ पर मेरे बहुत से दोस्त हैं, साथी लोग हैं। मैं संचार क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ और भारत के विभिन्न जगह के पत्रकार, संचारकर्मी मित्रों से मेरा संबंध है। और इसलिए मैं अर्थ, राजनीति और फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और फिलोसफी के बीच बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। आज के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। यदि आपको मेरा ये सृजना या ये चैनल अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। बेल आइकन दबाकर जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त करने का आधार भी बनाइए। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप कमेंट भी कीजिए, ताकि जो हम जन स्तर के संबंध विकास करने के लिए इस चैनल को शुरू कर रहे हैं। नेपाल और भारत की मित्रता आदि अनादि काल से चली आ रही है और इस मित्रता को दो स्तर पर कायम किया गया है, एक जन स्तर पर, एक सरकारी स्तर पर। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी और उनके बीच में संबंध हुए हैं, होते रहेंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग मित्र देश हैं। और सिर्फ सरकारों के बीच में होने वाले संबंध से हमारी सभ्यता आगे नहीं बढ़ेगी, हमारी मित्रता आगे नहीं बढ़ेगी। सरकार के स्तर पर संबंध हैं वो होते रहेंगे। कूटनीतिक संबंध जिसको बोला जाता है, अपने अपने फायदे के लिए तर्क वितर्क किया जाता है, संधि समझौता किया जाता है। लेकिन जन स्तर के संबंध में कोई संधि समझौते की ज़रूरत नहीं है। कोई कूटनीतिक चरित्र जहाँ अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचा जाता है। कूटनीति का मतलब ही यही है कि मन में एक बात है और बाहर दूसरी बात है। किस तरह से अपने पक्ष को फायदा दिलाया जाए उसको कूटनीति बोलते हैं। लेकिन जन स्तर के संबंध में कूटनीति की जरूरत नहीं है। इसमें जनता के बीच, जन जन के बीच के संबंध में एक हार्दिकता है, एक अनौपचारिक संबंध है और इसको और मजबूत बनाना है, जन स्तर के संबंध को और मजबूत बनाना है। इस उद्देश्य से मैंने ये चैनल शुरू किया है। बहुत ऐसी बातें हैं जो भारत और नेपाल के बीच में समानता पाई जाती हैं और बहुत ऐसी बातें हैं जिसमें हम अलग अलग, हमारा अलग पहचान भी है और हम एक दूसरे के पहचान से, संदर्भ से, संस्कृति से, चाल चलन से सीख भी सकते हैं और सीखना भी चाहिए। तो इसी आधार पर, सांस्कृतिक आदान प्रदान के आधार पर, मानव जाति के संदर्भ में दर्शन का कैसे विकास हुआ, फिलोसफी का कैसे विकास हुआ और किस तरह की फिलोसफी जन जन के बीच में है और क्या सांस्कृतिक समानताएं और विविधताएं हैं। आर्थिक रूप से, सैद्धांतिक तौर पर, थियरी के तौर पर हम भारतीय और नेपाली जनता के बीच में क्या कुछ आदान प्रदान हो सकता है, क्या कुछ एक्सचेंज हो सकता है और राजनीतिक रूप में भी हम एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं, क्या विश्लेषण कर सकते हैं। इस विषय में हम आगे के दिनों में दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आज पहले एपिसोड में हूँ, पहले श्रृंखला में हूँ, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में अर्थतंत्र क्या मायने रखता है। तो आज इस दौर में, जो आधुनिक युग में जहाँ आज हम खड़े हैं, सभी अर्थशास्त्री, चाहे वो जिस किसी थियरी को मानते हों, वो आज ये मानते हैं कि हर एक समाज का एक आर्थिक आधार होता है। जैसा आर्थिक आधार अथवा बेस होता है, एक निश्चित आर्थिक आधार और बेस पर ही कोई राजनीतिक संरचना खड़ी होती है, जिसको हम ऊपरी संरचना या आधेय बोलते हैं। नीचे जो इकोनॉमी होती है उसको हम आधार बोलते हैं अर्थशास्त्र में। और बेस के ऊपर जो राजनीतिक संरचना है, संविधान है, सेना प्रहरी है और सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, ये सब और कर्मचारी तंत्र, विचारधारा, ये सब आर्थिक आधार के आधार पर तय होता है। मान लीजिए आज से 10,000 साल पहले समाज में, मानव समाज में धनी और गरीब वर्गों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, सब समान थे और जो उत्पादन किया जाता था, जो फल फूल, कंदमूल
और शिकार संकलन किया जाता था, सब लोग बराबर बांट कर खाते थे, बराबर शेयर करते थे। तो वहाँ वो एक प्राकृतिक अर्थव्यवस्था थी, वहाँ धनी और गरीब नहीं थे। जब समाज में वर्ग का उदय हुआ, जो आदिम सामुदायिक समाज विभक्त होकर के दास युग आया, तो दास और मालिक में जब समाज बंट गया, तब उसी हिसाब से चेतना विकसित हुई। जब तक निजी संपत्ति नहीं था, जब तक वर्ग का उदय नहीं हुआ था, तब वहाँ चोरी, जो शब्द आजकल चोरी शब्द से जो हमारे दिमाग में एक परिघटना बनती है, किसी की संपत्ति बिना पूछे बिना अनुमति ले लेना, उसको चोरी बोलते हैं। छिपा कर लेना चोरी बोलते हैं, और हथियार दिखाकर लूटना डकैती बोलते हैं। तो जब तक समाज में निजी संपत्ति नहीं थी, सामुदायिक संपत्ति थी और समाज वर्गों में बटा नहीं था, तो उस वक्त तक चोरी और डकैती शब्द ही नहीं बने थे। चोरी और डकैती शब्द कब बने? जब एक समुदाय, एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करने लगा, दूसरे कबीले की संपत्ति छीनने लगा, और दूसरे कबीले के आदमियों को गिरफ्तार करके पकड़ करके दास बनाने लगा, तब जाकर के चोरी और डकैती शब्दों का उदय हो गया। यदि किसी समाज में वर्ग नहीं है और मतलब निजी संपत्ति नहीं है तो वहाँ चोरी शब्द भी नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चोरी वाली शब्द है, अर्थात हर एक शब्द का एक आर्थिक संबंध होता है। हर एक शब्द किसी न किसी तरीके से गहरे अनुसंधान में जाकर आप पता लगा सकते हैं कि हर एक शब्द के पीछे कोई न कोई उत्पादन संबंध जुड़ा हुआ होता है। तो समानता शब्द कैसे उत्पत्ति हुआ? जब असमानता शुरू हुई तब समानता की आवश्यकता पड़ी। तो इसी हिसाब से शब्दों का भी उत्पत्ति हो जाता है। तो मैंने एक किताब पढ़ा था, भारतीय विवाह संस्था का इतिहास, बीके राजवाड़े विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने लिखा था। तो जो मॉर्गन ने एंशिएंट सोसाइटी लिखा है, हेनरी लेविस मॉर्गन ने, तो उसी हिसाब से मॉर्गन की रचना से अनभिज्ञ होते हुए भी बीके राजवाड़े भारत के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया और कैसे यहाँ की विभिन्न जाति जनजातियों में विवाह परंपरा का उदय हुआ, विवाह संस्था का उदय हुआ, उस आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया है उन्होंने। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है, शब्द है ननदू, अर्थात ननद। ननद शब्द किसको बोलते हैं? अपने श्रीमान अथवा अपने पति के बहन को, बड़ी बहन या छोटी बहन को भारत में ननद बोलते हैं। नेपाल में थोड़ा भिन्न है। नेपाल में अपने पति के छोटी बहन को ननद बोलते हैं और बड़ी बहन को आमाज्यू बोलते हैं, अर्थात माँ जैसी शब्द से वो शब्द बना है। तो भारत में पति के बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों को ननद बोलते हैं, तो ननदू बोलते हैं। तो ननदू का प्राचीन संस्कृत में क्या अर्थ है कि मत रुओ, अर्थात पहले जब एकल विवाह संस्था नहीं बना था, जो जंगली युग में सामूहिक विवाह हुआ करता था, तब जब समाज विकसित हुआ और कोई कबीला समुदाय एकल विवाह अर्थात एकल परिवार सिंगल परिवार में विकसित हो गया और कोई दूसरा समुदाय है जो एकल परिवार में नहीं है, तो मानव समाज में अपने गण से दूसरी गण में शादी करने से अच्छा होगा ये समझ लिया। तो दूसरी गण में यदि मांगने पर मतलब दुल्हन न मिले तो अपहरण करके ले जाने का चलन था। तो इस हिसाब से शादी में वही परंपरा विकसित होकर आई है, संस्कृति वही बनी है, दिमाग में वैसा ही प्रक्षेपण होता है कि जितना भी सुखी तरीके से शादी हो रही हो, दुल्हन मायके छोड़ते वक्त उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, माँ बाप भाई बहन के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो पहले जबरन शादी भी हुआ करती थी, लूट कर भी राक्षसी विवाह अर्थात लूट कर ले जाकर भी शादी किया जाता था। तो उस वक्त नई नवेली दुल्हन बड़े जोरों से रुआ करती थी, स्वाभाविक है। आजकल सुख में भी रुलाई आती है, तो जब अपहरण करके लिया जाता था प्रापूर्व काल में, तब उसमें तो और ज़्यादा रुलाई होती थी। तो उसको समझाने कौन आती थी अपने घर में, ससुराल में, कि उससे हरदम नज़दीक रहने वाली तो पति की बहन होती थी। तो आकर क्या कहती थी कि मत रो मतलब उसको समझाने की प्रयास करती थी
तो जब बाद में मिलन हो जाता था और परिवार में फिर संपर्क हो जाता था, तब मायके वाले पूछते थे कि ये लड़की कौन है, तो वो दुल्हन बता देती थी कि यही वो लड़की है जो मुझे मतरो मतरो ननदू ननदू बोलती है। तो इस हिसाब से ननदू शब्द मतलब यो मतरो शब्द से आया है। अर्थात मानव जीवन में जो भी क्रियाकलाप होता है उत्पादन के क्रम में, जीवन चलाने के क्रम में, उस क्रम में शब्दों की उत्पत्ति होती है और जीने के लिए जो श्रम किया जाता है वो श्रम अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए अर्थतंत्र ही हर एक व्यवस्था का आधार है। जैसा अर्थतंत्र होता है चेतना भी वैसी ही होती है। इसको और तात्कालिक संदर्भ में मैं समझाना चाहता हूँ। मैंने कहा कुछ देर पहले कि जो हमारी चेतना है वो कैसे अर्थतंत्र में हम लोग जीते हैं, कैसे आर्थिक आधार के ऊपर हम खड़े हैं, क्या बनाते हैं, क्या उपभोग करते हैं, क्या खाते हैं, तो कैसा उत्पादन करते हैं, कैसी उत्पादन के आधार पर कैसी राज्य व्यवस्था हम लोग बनाते हैं, तो उसी आधार पर हमारी चेतना बनती है। ये तो समाज विकास क्रम की लंबे अवधि का विश्लेषण हुआ। तत्काल का ही विश्लेषण करें। मान लीजिए आप किसी संस्था में काम करते हैं और मान लीजिए उस संस्थान के किसी इवेंट में आपने भाग लिया और संस्था की तरफ से आपको बताया गया है कि TADA दैनिक आपका जो खर्चा है 10,000 रुपया दिया गया और बोला गया है कि आप खर्च कर सकते हैं, बिल ले आइए। यदि खर्च करके बिल ले आना है, 10,000 मिला है, बचत करके लौटाएंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। अगर खर्च करते हैं तो 10,000 तक खर्च कर सकते हैं। इस हिसाब से मान लीजिए आप किसी सेमिनार में गए हैं और खर्च करने के लिए दैनिक रूप से 10,000 दिया गया, तो आपकी बुद्धि क्या होगी? चलो किसी 5 स्टार में से ठहरते हैं। जब खर्च ही करना है और लौटाने पर आपको बचत नहीं होगा तो आप क्या सोचेंगे कि हम चलो आज 5 स्टार में बैठते हैं। यदि आपको कहा गया कि 5,000 दिया गया और बोला गया कि बिल ले आइए, तो आपकी बुद्धि होगी किसी टूरिस्ट स्टैंडर्ड के होटल में बैठेंगे। यदि 2,000 दिया गया तो आपको सस्ते होटल में बैठना पड़ेगा। यदि 1,000 दिया गया तो आप क्या करेंगे? किसी धर्मशाला में जाएंगे, खाना खाएंगे, वहाँ बैठेंगे। तो और उससे भी कम दिया गया तो आपको किसी दोस्त के घर जाने की ज़रूरत होगी। 200-300 रुपया सिर्फ भत्ते के तौर पर 200-300 दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आप कार्यक्रम में ही न जाएं। अगर जाएंगे तो किसी उस शहर में किसी दोस्त का घर ढूंढेंगे, वहाँ सब्जी फल फूल खरीद कर ले जाएंगे और उसी के यहाँ खाना खाएंगे। इस तरीके से आप अपना खर्चा चलाएंगे। अर्थात एक दिन के अंदर आपके पॉकेट में जितनी मनी होती है, पैसा होता है, आपका अर्थतंत्र दैनिक रूप में जितना है, उसी हिसाब से आपकी चेतना विकसित होगी। किसी की शादी का समय है, किसी की शादी हुई, धनी परिवार है, वो घूमने के लिए विदेश जाएगा। मध्यम परिवार है, भारत में या नेपाल में अपने ही देश में कहीं घूमने चला जाएगा। एकदम गरीब परिवार है, घर में ही वो अपना वो मतलब से पारिवारिक वातावरण में बैठेगा। तो हमारी सारी गतिविधियाँ आर्थिक रूप से नियंत्रित होती हैं। तो आर्थिक रूप से जो हमारा आर्थिक आधार है समाज का, ये तो व्यक्ति का उदाहरण हुआ। सामाजिक व्यवस्था कैसे बनती है? जैसी आर्थिक आधार है उसी के हिसाब से कानून या संविधान बनता है, उसी के हिसाब से सेना प्रहरी जैसा संगठन बनाया, सुरक्षा मैकेनिज्म बनाया जाता है, उसी हिसाब से दर्शन और विचारधारा भी तय होती है। मान लीजिए जो आदिम सामुदायिक युग था, जहाँ वर्ग नहीं था, आदमी दास और मालिक में बटे हुए नहीं थे, वहाँ सभी लोग समान थे। वहाँ पर कर्तव्य और अधिकार का भेद नहीं था। मैं आपसे निवेदन करूं, जहाँ पर कर्तव्य और अधिकार का भेद हो गया, समझ लिए समाज वर्गों में बंट गया। एक आदिवासी समाज जहाँ निजी संपत्ति नहीं है, वहाँ शिकार करके समुदाय में ले आना या फल फूल संकलन करके समुदाय में ले आना अधिकार है या कर्तव्य? दोनों है। अधिकार भी है, अपने समुदाय के लिए उत्पादन करना अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। एक माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना अधिकार या कर्तव्य क्या है? अधिकार भी है, कर्तव्य है। मान लीजिए किसी माँ से उसका बच्चा छीन लिया गया, तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? लड़ेगी। तो इसलिए इसी तरीके से जहाँ पर ये आर्थिक संबंध विकसित नहीं हुआ है, वहाँ पर अधिकार और कर्तव्य में भेद भी नहीं है। जहाँ पर
वर्गों में विभाजित आर्थिक संबंध विकसित हुआ है, वहाँ पर कानून की आवश्यकता होती है। आदिम सामुदायिक समाज जहाँ जंगली समाज था, समानता था, वहाँ कोई कानून की जरूरत नहीं थी। जब समाज दास और मालिक में विभक्त हो गया, दासता की युग शुरू हुई, तब ये कानून बनाया गया कि दास लोगों को बंधक बनाना मालिकों का अधिकार है, मालिकों की सेवा करना दासों का कर्तव्य है। तो इस तरीके से दास युगीन साहित्य बना, संस्कृति बना। उसी हिसाब से जैसे हम लोग महाभारत सीरियल में हम लोगों ने देखा है, महाभारत ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि युद्ध का अंतिम समय आया था, तो कर्ण युद्ध के मैदान में थे, तो युधिष्ठिर उनने सोचा कि युधिष्ठिर सामने आ गए, उनको उन्होंने निहत्था कर दिया और सोचा कि यदि मैं युधिष्ठिर को बंदी बना लूँ, बंदी दास समान हो जाता है, तो बंदी बना लूँ, उस युग की बात कर रहा हूँ, आजकल का बंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बंदी दास समान हो जाता है, तो इसको मैं दास बना लूँ तो सारी पांडव कौम दास हो जाएगी और युद्ध हार जाएगी। और बाद में उन्होंने सोचा नहीं, मेरा प्रतिस्पर्धा तो अर्जुन से है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो उससे क्या प्रश्न होता है कि दास को मानव भी नहीं समझा जाता था, और ये मुहावरा प्रचलित था कि दास बोलने वाला औजार है, जो हल कुदाल इत्यादि औजार होते हैं वो न बोलने वाले दास हैं। ऐसा बोला जाता था कि जो जितने भी भौतिक औजार हैं, कुल्हाड़ी है, कुदाल है, हसिया है, वो न बोलने वाले औजार हैं, और जो दास हैं, श्रमिक हैं, वो बोलने वाले औजार हैं। दास को मारने पर कोई कानून नहीं होता था, उसको कोई सजा नहीं होती थी। तो वैसा युग था दास युग, अर्थात आर्थिक आधार में दास अर्थव्यवस्था थी। दासों का बनाया हुआ किया हुआ उत्पादन मालिक लोग प्रयोग करते थे। जो समुदाय कल मालिक नहीं था, खुद खेतीबाड़ी किया करता था या खुद जंगल में जाकर फल फूल शिकार संकलन करता था, तो उस वक्त कानून की जरूरत नहीं थी। जब एक कबीला दूसरे कबीले को दास बनाने लगा युद्ध में हरा करके, तब कानून की आवश्यकता हुई कि दास को बंदी बनाना जायज है। जंगली युग में जहाँ समानता थी, किसी को कोई बंदी नहीं बनाता था, आपस में लड़ते भिड़ते जरूर थे, लेकिन दास नहीं बनाया जाता था। तो अब दास युग में विद्रोह हुआ और किसान मतलब जो दास थे वो किसान में तब्दील हो गए, और वो अपनी उनका अपना ज़मीन होने लगा, अपनी ज़मीन पर स्वतंत्रतापूर्वक काम करने लगे और मालिक के ज़मीन पर तिहाड़ी बटाई पर काम करने लगे, अर्थात दास किसान में तब्दील हो गए। तब उसी किस्म का कानून, सामंती कानून बना कि वो कई कबीले में विभाजित समाज को जोड़ने के लिए एकल नेतृत्व, दास के भी अलग अलग जगह थे, तो अलग अलग समुदाय को एक छत्र जगह में जोड़ने के लिए दास संख्या ज़्यादा होने पर उत्पादन में कंट्रोल नहीं होता था, दास लोग औजार को तोड़ भी देते थे। तो एक तरफ दासों का विद्रोह होने लगा, तो दूसरी तरफ मालिक वर्ग ने ये सोचा कि हजारों हजार सैकड़ों सयों दास रखने से अच्छा है कि इनको मुक्त कर दो और अपनी ज़मीन पर इनको निःशुल्क काम कराओ या चाहे अधिया बटिया में काम कराओ, तब फायदा होगा। ये जब मालिक लोगों ने समझा तो समाज सामंत युग में परिवर्तन हो गया। एकल नेतृत्व की जरूरत थी, राजतंत्र का उदय हो गया, क्योंकि उस वक्त जनतंत्र का, लोकतंत्र का चेतना नहीं था। इसलिए दासों को स्वतंत्र किसान बनना ही मुक्ति थी। तो वैसा मुक्ति हुआ, अर्थात अपना थोड़ा ज़मीन हो, उसमें खुद के लिए काम करें, खुद के लिए अनाज सब्जी उगाएं और मालिक के ज़मीन पर निःशुल्क भी काम करें और कुछ ज़मीन पर अधिया बटैया भी काम करें। जब सामंती व्यवस्था सुदृढ़ होती गई, तब यही व्यवस्था हुआ कि सामंत लोग, सबसे ऊपर वाला सामंत राजा, ये भगवान का अवतार है, उसके विरुद्ध विद्रोह करना नहीं चाहिए, नहीं करना है, पाप लगेगा, राजा को भगवान सर्व मानना चाहिए। तो इस तरीके से कानून बनाए गए, संस्कृति गढ़ी गई, बनाई गई और किसानों को दबा कर रखा गया। हाँ, जरूर दास युग से वो बेहतर हालत में थे, लेकिन वो मालिक के लिए काम करते थे, मजबूर थे। जब औद्योगिक क्रांति हुई, जब औद्योगिकरण का विकास हुआ, तब उद्योगपतियों को श्रम की जरूरत थी। उद्योगपति काश्तकारों से और मिस्त्रियों के वर्ग से उदय हुआ वर्ग था पहले, तब वो स्वतंत्र वर्ग था। किसान और जमींदार के बीच का अलग व्यापारिक और मतलब शिल्पकार वर्ग था। तो वो शिल्पकार से
उद्योगपति की उदय हुई और उनके लिए श्रमिक की ज़रूरत थी। श्रमिक कहाँ कई थे, मालिक के जिम्मेदारी पर कहे थे, वो स्वतंत्र नहीं थे, मालिक का मौजा या गांव तहसील छोड़कर जा नहीं पाते थे। तो पूंजीपतियों का और मजदूर किसान का हित इसमें जुड़ गया कि श्रमिक स्वतंत्र होना चाहिए। अगर किसी के यहाँ काम करना चाहता है तो काम करे, काम करना नहीं चाहता है तो न करे। तो इस हिसाब से पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का एका हो गया और सबसे पहले 1799 में फ्रांस में राज्य क्रांति हुई। तब उसके बाद संसार भर में पूंजीवादी क्रांति हुई। इसका जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि जो आर्थिक आधार है उसी के हिसाब से ऊपर कानून संविधान बनता है, उसी के आधार पर आदमी का समाज का चेतना स्तर बनता है। जब पूंजीवादी क्रांति हुई अर्थात श्रमिक मालिक के भूदास अवस्था से मुक्त हो गए, स्वतंत्र किसान तो भी थे, ज़्यादातर भूदास थे, तो वो मुक्त हो गए। तो अब उसी हिसाब से कानून बना, श्रमिक अधिकार की बात हुई। पूंजीपतियों ने जो सरकार बनाई तो उस हिसाब से चुनाव की आवश्यकता हुई। शुरू में पूंजीपति वर्ग के लोग और जिसके पास संपत्ति होती थी वही मतदान के अधिकारी थे। मतदान देने के लिए गरीब को अधिकार नहीं था, जिसके पास निजी संपत्ति नहीं है उसको मतदान देने का अधिकार नहीं था। तो वो बाद में जो आज आम रूप में मताधिकार का हम लोग बात करते हैं, ये व्यवस्था कुछ 100 साल पहले तक तो थी ही नहीं। अर्थात जो आज आधुनिक अमेरिका है, बेलायत है, वहाँ पर कुछ 100 साल पहले श्रमिक लोगों को मतदान का अधिकार नहीं था। और विभिन्न जगहों में रंग भेद के आधार पर भी मतदान का अधिकार नहीं था। बेलायत जैसे विकसित देश में बहुत बाद तक महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, सिर्फ पुरुष लोग मतदान कर पाते थे। तो इसी हिसाब से जब श्रमिक के तौर पर महिलाएं भी जाने लगी, महिला भी श्रम के क्षेत्र में प्रवेश कर गई, तब ये हुआ कि हम लोग मतलब दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं है, हम लोगों को भी मतदान का अधिकार होना चाहिए। महिला आंदोलन आगे बढ़ा, तब जाकर बेलायत जैसे आधुनिक देश में भी महिलाओं को मतदान का अधिकार हुआ। तो ये बात है, अर्थात हम लोग आपस में छलफल करें, अर्थतंत्र के आधार पर कैसी चेतना बनती है और कैसा बनना चाहिए, आज की दुनिया का अर्थतंत्र कैसा होना चाहिए, आम लोगों का क्या आर्थिक अधिकार, लोगों के लिए कैसे आर्थिक अधिकार होने चाहिए, उत्पादन संबंध को कैसे संचालन किया जाए जिससे समाज में जो घृणा का वातावरण है, जातिवाद है और मतलब आतंकवाद है, एक देश दूसरे देश से आक्रमण करते हैं, लड़ते हैं, इसका आधार क्या है, कैसे इस संसार की अशांति को किसी भी देश के अंदर की अशांति को मिटाया जा सकता है, इस बारे में हम छलफल करेंगे। हम विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में छलफल करेंगे, हम अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में छलफल करेंगे और हमसे जुड़े रहिए। ये पहला एपिसोड है। मैं फिर अंत में निवेदन करना चाहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए और हम नेपाल और भारत के बीच में जन स्तर की मित्रता को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल, जय हिंद।